हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही यश का पांव व्योमा के पांव पर पड़ा, व्योमा जोर जोर से चीखने लगी। व्योमा ने अपनी एक टांग ऊपर कर ली और लड़खड़ाती हुई पास रखी चेयर पर बैठ गई। व्योमा ने अपनी दोनों आंखें जोर से बंद कर ली थी और अपने मुंह से दर्द भरी आवाज़ें निकालने लगी। व्योमा को इस तरह दर्द में देखकर सिद्धार्थ गुलेरिया दौड़कर व्योमा के पास आया और कहने लगा, यह क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना व्योमा? इसके बाद सिद्धार्थ गुलेरिया ने गुस्से से यश की ओर देखकर कहा, यश, क्या तुम देख नहीं सकते? यह किस तरह का बिहेवियर है? देखो व्योमा को कितनी चोट लग गई। तुम्हें कितनी भी बार समझाया जाए, तुम सीधे क्यों नहीं रह सकते? अपने पापा को इस तरह गुस्सा होते हुए देखकर यश भी गुस्से से अपने पापा की ओर देखने लगा। तभी अपने आप को संभालती हुई व्योमा ने फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, मगर खड़े होते ही फिर से झटके से वह चेयर पर बैठ गई और कहने लगी, मुझे लगता है मेरे एंकल में चोट लगी है, मगर आप चिंता मत कीजिए। मुझे नहीं लगता कि चोट बहुत गहरी होगी। कुछ ही देर में ठीक हो जाऊंगी मैं। अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए सिद्धार्थ गुलेरिया ने व्योमा से कहा, चलो शुक्र है चोट ज़्यादा सीरियस नहीं है, मगर आज तो यश ने हद ही कर दी है। फिर सिद्धार्थ गुलेरिया ने गुस्से से यश की ओर देखकर कहा, अभी के अभी यहाँ आओ और अपनी बुआ व्योमा से माफ़ी मांगो। सिद्धार्थ गुलेरिया जिस तरीके से अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रख कर खड़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से यश ने भी अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख दिए और सिद्धार्थ गुलेरिया से कहने लगा, मैं क्यों सॉरी कहूँ? मैंने जानबूझकर उनके पाँव पर अपना पाँव नहीं रखा और स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि अगर हमसे कोई गलती हुई हो तभी हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन यहाँ मेरी कोई गलती थी ही नहीं, तो मैं माफ़ी क्यों मांगूँ? यश की यह बात सुनते ही सिद्धार्थ गुलेरिया को बहुत गुस्सा आ गया। अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए सिद्धार्थ गुलेरिया ने यश से कहा, यह किस तरह की आर्गुमेंट करना सीख गए हो तुम? मैंने एक बार कहा तुमसे कि माफ़ी मांगो तो चुपचाप मांग लो। अपने पापा की बातों का जवाब देते हुए यश ने कहा, मगर मैं क्यों माफ़ी मांगूं जब मेरी कोई गलती ही नहीं थी? इस बात पर व्योमा ने बड़ी ही पोलाइटली यश से कहा, तो क्या गलती मेरी थी? क्या मैं उल्टी चल रही थी बिना देखे? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने जानबूझकर तुम्हारे पाँव के नीचे अपना पाँव रख दिया हो। व्योमा की बात सुनते ही यश ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, व्योमा बुआ, जब मैं उल्टा होकर चल रहा था तब मेरे पीछे कोई नहीं था। मुझे नहीं पता था कि अचानक ही आप मेरे पीछे कैसे आ गई और मेरे पाँव के नीचे आपका पाँव आ गया। अगर आप सीधी चल रही थी तो आप तो देख सकती थी। मैं उल्टा चल रहा था तो मैं नहीं देख सकता था क्योंकि मेरे पीछे आंखें नहीं लगी हैं। इट्स जस्ट ए कॉमन सेंस। जैसे ही यश के मुंह से यह बात निकली, सिद्धार्थ गुलेरिया ने आगे बढ़कर यश को एक थप्पड़ जड़ दिया। गालों पर थप्पड़ पड़ते ही यश की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वह बड़ी बड़ी आंखों से अपने पापा को घूरने लगा। यश की माँ नंदनी भी अच्छी तरह जानती थी कि अगर बच्चे बड़ों के साथ इस तरह से बात करें तो उन्हें पनिश करना ज़रूरी था, इसलिए नंदनी ने भी बीच में इंटरफेयर नहीं किया। यश को थप्पड़ मारने के बाद सिद्धार्थ ने भी रियलाइज़ किया कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे बच्चे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अभी रोते हुए यश को सिद्धार्थ मनाने ही जा रहा था कि व्योमा अपनी जगह से खड़ी हुई और सिद्धार्थ गुलेरिया से कहने लगी, रहने दीजिए भैया, अभी यश को दूसरा थप्पड़ मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर वह एक बच्चा है, वह बिल्कुल उसी तरह बिहेव करेगा जैसे बड़ों ने उसे सिखाया है या उसने बड़ों को करते हुए देखा है। शायद अब तक वह भी यह बात जान चुका होगा कि मैं इस घर की सगी बेटी नहीं हूँ और शायद इसलिए मेरे साथ यश हमेशा ही इस तरह से बर्ताव करता है। व्योमा की ऐसी बात सुनकर नन्हा सा बच्चा यश भी हैरान होकर व्योमा को देखने लगा। यश के बिल्कुल पास खड़ी नंदिनी भी यह सब सुनकर हैरान रह गई। ये सुनकर सिद्धार्थ गुलेरिया का सर शर्म से झुक गया। सिद्धार्थ ने गहरी और भारी आवाज़ में यश से कहा, यश, अभी के अभी अपनी बुआ से माफ़ी मांगो,
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिद्धार्थ की बात सुनने के बाद भी यश अपनी जगह खड़ा हुआ रोता रहा, मगर उसने ना में सर हिलाते हुए माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे सिद्धार्थ गुलेरिया को गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सिद्धार्थ के चेहरे पर गुस्सा देखकर नंदिनी ने यश को कंधों से पकड़ लिया और ठीक उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। यह देखते हुए व्योमा ने बड़ी ही धीमी और सॉफ्ट आवाज़ में सिद्धार्थ गुलेरिया से कहा, जाने दीजिए भैया, मेरी वजह से आपकी फैमिली में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें सहने की अब मुझे आदत डाल लेनी चाहिए। नंदिनी अच्छी तरह समझती थी कि व्योमा इस वक्त आग में घी डालने का काम कर रही थी, मगर नंदिनी को यह सोचकर ज़्यादा हैरानी होने लगी कि उसका पति सिद्धार्थ गुलेरिया व्योमा की इस हरकत को समझ नहीं पा रहा था। जब नंदिनी ने सिद्धार्थ गुलेरिया का चेहरा देखा तो सिद्धार्थ बिना पलक झपकाए सिर्फ रोते हुए यश को गुस्से से देख रहा था। जब व्योमा ने देखा कि बात कुछ आगे नहीं बढ़ रही थी तो फिर से बड़ी ही पोलाइटली व्योमा ने सिद्धार्थ गुलेरिया से कहा, वैसे भैया, अब आपकी गेम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर होगी भी तो आप मुझसे कहिएगा, मैं ज़रूर आपकी मदद करने आऊँगी। मेरे इन अपमानों की वजह से हमारे रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी। जब व्योमा ने यह कहा तब सिद्धार्थ गुलेरिया ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए यश से कहा, यश, अभी के अभी यहाँ आकर अपनी बुआ से माफ़ी मांगो। यश सिद्धार्थ गुलेरिया की ऊंची आवाज़ से डर ज़रूर गया था, मगर वह अभी आसानी से हार मानने वाले बच्चों में से नहीं था। उसे यकीन था कि बलवीर सर से ट्रेनिंग मिलने के बाद कुछ ही दिनों में वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली बच्चा होने वाला था। उसे अब बस सिर्फ उस दिन का इंतज़ार था। अपने अंदर हिम्मत इकट्ठा करते हुए यश ने अपनी दोनों मुट्ठियां कस ली और अपने पापा की ही तरह आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, गलती उनकी थी, माफ़ी भी उन्हीं को मांगनी चाहिए। यश की यह बात सुनते ही सिद्धार्थ गुलेरिया अपने गुस्से पे अपना कंट्रोल खो बैठा और यश को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से जमकर यश की पिटाई करने लगा। यश जोर जोर से रोने लगा। नंदिनी सिद्धार्थ के सामने गिड़गिड़ाने लगी, छोड़ दो उसे सिद्धार्थ, वह छोटा बच्चा है, हमें इस तरह से उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। जब यश की पिटाई हो रही थी तब व्योमा बड़ी ही आराम से अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके यश को पिटते हुए देख रही थी। जब नंदिनी ने यह नोटिस किया तब नंदिनी ने सिद्धार्थ गुलेरिया के हाथ से यश को छुड़वा लिया और कहा, बस हुआ सिद्धार्थ गुलेरिया, बहुत हो चुका है। अब यह सब एक छोटी सी इंसिडेंस की वजह से तुम अपने बेटे को जान से मार दोगे क्या? मैं मानती हूँ कि यश बाकी बच्चों से थोड़ा ज़्यादा शरारती है, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि किसी भी बात के लिए दोष यश को ही दिया जाए। हो सकता है कि इस बार गलती सामने वाले की ही हो। नंदिनी की इस बात पर अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए सिद्धार्थ गुलेरिया ने कहा, यह क्या कह रही हो तुम? इसमें भला व्योमा की क्या गलती हो सकती है? तुम एक माँ हो, तुम्हें अपने बेटे की गलती नज़र नहीं आती है? सिद्धार्थ गुलेरिया की यह बात सुनते ही नंदिनी ने यश का हाथ पकड़कर कहा, ठीक है, मैं एक माँ हूँ, मुझे अपने बेटे में कोई गलती नहीं नज़र आती। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हें अपनी बहन में किसी तरह का ऐब नज़र नहीं आता है, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर बहन के प्यार की पट्टी बंधी हुई है। नंदिनी की यह बात सिद्धार्थ को तीर की तरह चुभी थी। सिद्धार्थ ने अपनी भारी आवाज़ ऊंची करते हुए नंदिनी से कहा, चुप हो जाओ नंदिनी, बात कहाँ की कहाँ ले जा रही हो तुम? मगर इस बार नंदिनी भी रुकने वाली नहीं थी। पलटकर नंदिनी ने भी जवाब देते हुए कहा, बात कहाँ की कहाँ ले जाई जा सकती है, वह तो अभी अभी मैंने देखा है, मगर अब तुम देखो कि बात कहाँ तक जा सकती है। आज फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें अपने बेटे और बीवी के साथ रहना है या अपनी बहन की ईगो को पैम्पर करते रहना है। सिद्धार्थ गुलेरिया ने अभी नंदिनी पर अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, बस करो नंदिनी, माँ बेटे दोनों मिलकर अभी के अभी व्योमा से माफ़ी मांगो। मेरी बहन है वो, व्योमा इस घर की बेटी है। सिद्धार्थ गुलेरिया की यह बात सुनने के बाद नंदिनी ने यश का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे की ओर ले जाने लगी। जाते जाते नंदिनी ने सिद्धार्थ से कहा, ठीक है, फिर इस घर की बेटी और बेटे को यह घर मुबारक।
मैं अपने बेटे के साथ अपने मायके चली जाऊंगी। सिद्धार्थ गुलेरिया पर नंदिनी की कोई बात वैसे असर नहीं करती थी, मगर जब नंदिनी ने सिद्धार्थ गुलेरिया से यह बात कही तब सिद्धार्थ गुलेरिया का चेहरा बिल्कुल उतर गया। व्योमा भी यह बात बड़ी अच्छी तरह जानती थी कि चाहे सिद्धार्थ गुलेरिया कितना भी गुस्सा कर ले, वह कभी भी अपने बीवी और बच्चे से दूर नहीं रह सकता था। व्योमा अब अच्छी तरह जान चुकी थी कि नंदिनी ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था जिसे बेअसर करना इस वक्त व्योमा के बस में नहीं था। व्योमा ने फिर से बड़ी ही सॉफ्ट और धीमी आवाज़ में पोलाइटली सिद्धार्थ गुलेरिया को समझाते हुए कहा, भैया मैं कह रही हूँ ना, मेरी वजह से आपके घर में टेंशन मत खड़ा कीजिए। चाहिए भाभी को मना लीजिए, कितनी प्यारी जोड़ी है आपकी। बस मैं तो दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके परिवार को किसी की नज़र ना लगे और आप तीनों यूं ही हमेशा साथ साथ रहें। चाहिए जल्दी भाभी को मना लीजिए। व्योमा की बातें सुनकर सिद्धार्थ के मन में व्योमा के लिए इज्जत और बढ़ने लगी। वह किसी भी तरह व्योमा की नज़रों से नज़र नहीं मिला पा रहा था, इसलिए यहाँ वहाँ देखते हुए सिद्धार्थ ने व्योमा से कहा, माफ़ करना व्योमा, मुझे पता नहीं था बात इतनी बढ़ जाएगी। शायद यश पर हाथ उठाकर मैंने भी गलती कर ली। अब जाकर माँ बेटे को जल्दी से मना लेता हूँ। यह कहते हुए सिद्धार्थ गुलेरिया वहाँ से अपने रूम की ओर तेजी से चला गया। जब सिद्धार्थ कमरे में पहुँचा तब नंदिनी एक सूटकेस में अपने कपड़े पैक कर रही थी। यश बिस्तर पर बैठकर रो रहा था। सिद्धार्थ ने नंदिनी के दोनों हाथ पकड़कर कहा, ये क्या कर रही हो तुम? इतनी छोटी सी बात के लिए यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने दोनों हाथ झटकते हुए नंदिनी ने सिद्धार्थ गुलेरिया से कहा, छोटी सी बात नहीं है ये, और सिर्फ आज की बात भी नहीं है। यह पहले जब बात मुझ तक थी तब तक तो मैं सहन कर रही थी, मगर अब बात मेरे बेटे के अधिकारों की है। सिद्धार्थ गुलेरिया ने हैरान होकर नंदिनी से पूछा, अरे क्या कह रही हो तुम? ऐसे कैसे कोई यश के अधिकार छीन लेगा? अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए नंदिनी ने कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस घर में घर की बहुओं के अधिकार छीने गए हैं। छोटी से छोटी बात हो व्योमा, भाभीियों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हर चीज़ पहले उसी को मिलती है। जैसे मंदिर में भगवान को पहले प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसके बाद सब में बांट दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जो चीज़ें उसे पसंद नहीं आती वह हमें बांट दी जाती हैं। यहाँ तक कि मेरे मायके वालों ने मेरे लिए बड़ी सी रियल डायमंड की ज्वेलरी भेजी थी। राजस्थान के जयपुरी कारीगरों से कटवाया गया था वह हीरा, मगर तुम्हारी बहन की नज़र उस पर पड़ गई और तुमने वह नेकलेस सीधा उठाकर उसे दे दिया। यह बात सुनते ही सिद्धार्थ ने नंदिनी को प्यार से डांटते हुए कहा, अरे भाई, अब तक तुम उस नेकलेस को लेकर नाराज बैठी हो। ऐसे 1000 नेकलेस दिलवा दूंगा मैं तुम्हें। नंदिनी ने गुस्से से सिद्धार्थ को देखते हुए कहा, हर बात पैसों से नहीं तोली जाती। मेरे मायके वालों के इमोशंस भी जुड़े थे उस नेकलेस से, और तुम तो बहन के प्यार में इतने अंधे हो कि तुमने आज तक कभी यह बात भी नोटिस नहीं की है कि वो नेकलेस मुझसे लेने के बाद आज तक कभी भी व्योमा ने वह नेकलेस पहना नहीं है। ऐसी हज़ारों ड्रेसेस, हज़ारों ज्वेलरी उसने बिल्कुल किसी पुराने जंग लगे सामान की तरह अपने कमरे के कोने में किसी कचरे की तरह डंप करके रखी हैं। तुम्हारी बहन का मकसद सिर्फ अपने अधिकार पाना होता ना, तब तक तो मैं चला लेती, मगर अब उसका मकसद दूसरों के अधिकार को छीनना भी हो चुका है। और अनिका के आने के बाद अब यह सब कुछ और बढ़ने वाला है। इसलिए मैं मेरे बेटे को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। गुस्से से अपनी बैग पैक करके जब नंदिनी यश का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाने लगी, तब सिद्धार्थ ने अपने एक हाथ से नंदिनी की बैग छीनते हुए कहा, अच्छा ज़रा मेरी बात तो सुनो। मुझे पता है इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो, मगर एक बार शांति से मेरी बात सुनो। देखो, मैं जानता हूँ कि आज मुझे यश पर इस तरह हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मगर वह गलती मेरी थी। इसमें व्योमा ने क्या किया? जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, मुझे माफ़ कर दो। देखो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता, और तुम यह भी अच्छी तरह जानती हो कि मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे।
सिद्धार्थ गुलेरिया ने यह कहते हुए नंदिनी के दोनों गालों पर अपने हाथ रख दिए। सिद्धार्थ गुलेरिया की आंखों में इस वक्त नमी दिखाई देने लगी थी और नंदिनी कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी, मगर सिद्धार्थ की आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। उसी वक्त नंदिनी ने अपनी बैग छोड़कर सिद्धार्थ को गले लगा लिया। कुछ देर तक नंदिनी सिद्धार्थ को हग करके रोने लगी। तभी नन्हा सा यश अपने मम्मी पापा को लिपट कर कहने लगा, मम्मा डोंट वरी, कुछ ही दिनों में मैं वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय बनने वाला हूँ। फिर अगर पापा ने हमें परेशान करने की कोशिश की तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। यश की इस प्यारी सी धमकी को सुनते ही सिद्धार्थ और नंदिनी दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। रो रो कर यश और नंदिनी दोनों की आंखें लाल हो चुकी थी। इसलिए सिद्धार्थ ने सोचा कि आज सबके साथ नीचे डाइनिंग टेबल पर डिनर करने से अच्छा होगा कि वह तीनों अपने कमरे में ही डिनर करें। सिद्धार्थ जब नीचे नौकरों को यह कहने गया कि वह उनका खाना उनके कमरे में पहुंचा दें, तब लिविंग हॉल में आकाश डाइनिंग टेबल पर पिंकी को खाना खिला रहा था। व्योमा वहीं पास में बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। दरअसल व्योमा भी इंतज़ार कर रही थी कब सिद्धार्थ गुलेरिया नंदिनी और यश को डाइनिंग टेबल पर लेकर आए और सबके सामने व्योमा से माफ़ी मंगवाएं। मगर जब उसने सिद्धार्थ गुलेरिया को अकेले ही आते हुए देखा तो वह भी थोड़ी सी हैरान हो गई। पिंकी को खाना खिला रहे आकाश की ओर देखकर सिद्धार्थ ने कहा, वह दरअसल आज यश जिद कर रहा है कि वह टीवी देखते देखते ही खाना खाएगा, तो मैंने सोचा कि हम तीनों फिर हमारे कमरे में ही खाना खा लेते हैं। आकाश ने सिद्धार्थ की बात सुनकर हाँ में एक बार अपना सर हिला दिया और फिर से पिंकी को खाना खिलाने लगा। तभी मैगजीन एक तरफ रखते हुए व्योमा धीरे से अपनी जगह से उठी और स्टेयरकेस से ऊपर जा रहे सिद्धार्थ से कहने लगी, भैया आपकी गेमिंग एप्लीकेशन अब ठीक से तो चल रही है ना? अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझसे कहिएगा। सिद्धार्थ गुलेरिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह व्योमा को फेस करे, इसलिए बस व्योमा के सामने एक हल्की सी मुस्कान देकर वहां से चला गया। सिद्धार्थ, नंदिनी और यश डिनर करने के बाद अपने कमरे में सो गए। कुछ घंटों बाद जब नंदिनी की आंखें खुली तो उसने देखा कि सिद्धार्थ गुलेरिया बिस्तर पर नहीं था। नंदिनी को बालकनी से धीमी धीमी आवाज़ें आने लगी। जब वह बालकनी की तरफ गई तो सिद्धार्थ बालकनी में बैठा हुआ लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। सिद्धार्थ के चेहरे से पता चल रहा था कि वह इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान था। बालकनी में बहुत सन्नाटा था, इसलिए सिद्धार्थ की धीमी आवाज़ भी बिल्कुल साफ नंदिनी को सुनाई दे रही थी। सिद्धार्थ ने फ़ोन पर किसी से कहा, मगर अभी अभी कुछ ही घंटों पहले तो सब कुछ ठीक हो गया था, फिर अचानक यह सब कैसे हो गया? फ़ोन स्पीकर पर था और सामने से आवाज़ आई, सर यह वह बग नहीं है, इस बार परेशानी कुछ और है। हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट को पता नहीं चल पा रहा है कि इस बार क्या हुआ है। सर हम फिर से व्योमा मैडम की हेल्प ले सकते हैं? सिद्धार्थ टेंशन में अपने अंगूठे के नाखून चबाने लगा। कुछ देर सोचने के बाद सिद्धार्थ ने अपने आदमी से कहा, क्या हम गुलेरिया इंडस्ट्री के टेक्निकल हेड की मदद नहीं ले सकते? मैं खुद टेक्निकल हेड से बात करता हूँ। तभी सामने से जवाब आया, जी सर, वह तो मैंने पहले ही कांटेक्ट कर लिया था। आकाश सर ने अपने स्टाफ को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि आपकी कंपनी को किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो वह हमें ज़रूर अपनी एक्सपर्टीज़ देंगे, मगर उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर अगर आने वाले कुछ घंटों में हमने यह टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए तो हो सकता है लोग हमारे गेमिंग एप्लीकेशन को नेगेटिव रिव्यूज़ देने लगेंगे। जितने लोगों ने अब तक गेम डाउनलोड की है वह भी अनइंस्टॉल कर देंगे और आगे भी कोई हमारी गेम डाउनलोड नहीं करेगा। सर अब तक जितना भी पैसा लगा है गेम डेवलपमेंट में और मार्केटिंग में, वह सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। अब आप ही सोचिए सर कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यह सुनकर सिद्धार्थ गुलेरिया काफ़ी परेशान हो गया था। ऐसा नहीं था कि गुलेरिया बिजनेस हाउस के पास पैसों की कोई कमी थी, मगर सिद्धार्थ गुलेरिया ने ज़िंदगी में पहली बार अपने बलबूते पर कुछ करने की कोशिश की थी,
जिसमें उसने सारा पैसा खुद ही अरेंज किया था। और इस तरह से बिजनेस में फेल होने का यह मतलब था कि परिवार और कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज़ के सामने हमेशा ही सिद्धार्थ गुलेरिया का सर झुका हुआ रहता। पहले भी सभी लोग यही बातें करते थे कि अगर आकाश गुलेरिया ने करण गुलेरिया के जाने के बाद गुलेरिया एम्पायर नहीं संभाला होता तो पता नहीं आज गुलेरिया परिवार की क्या हालत होती। बड़ा भाई होने के बावजूद कंपनी की बागडोर आकाश गुलेरिया के हाथों में दी गई थी। ऐसा नहीं था कि सिद्धार्थ गुलेरिया को आकाश से किसी भी तरह की जलन थी या वह किसी भी तरह की कंपटीशन करना चाहता था। बस सिद्धार्थ गुलेरिया को अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनानी थी और गेम में आया यह नया वायरस सिद्धार्थ गुलेरिया के उन सपनों पर पानी फेर सकता था। वहाँ व्योमा अपने कमरे में बैठकर एक बड़ी सी स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के कुछ कोड्स की स्टडी कर रही थी। कुछ देर कोडिंग डिकोडिंग करने के बाद कीबोर्ड पर एंटर दबाते ही व्योमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दरअसल सिद्धार्थ की गेमिंग में अभी अभी जो वायरस आया था व्योमा ने प्लांट किया था और उस वायरस को गेमिंग एप्लीकेशन से बाहर निकालने का तरीका भी सिर्फ व्योमा ही जानती थी। अपने दोनों हाथ अपने सर के पीछे रखकर रिक्लाइनर चेयर पर आराम से लेटते हुए व्योमा मन ही मन सोचने लगी कि अगर अब सिद्धार्थ गुलेरिया को अपने सालों के सपने को बचाना है तो किसी भी कीमत पर सिद्धार्थ गुलेरिया को अपनी बीवी और अपने बच्चे को व्योमा के पास लाकर माफ़ी मंगवानी पड़ेगी। वहाँ रोहित मारवा, अनिका, आर्यन और रिया एक शानदार रेस्टोरेंट में फैमिली डिनर ले रहे थे। रोहित बड़े ही प्यार से अपनी पूरी फैमिली को सर्व कर रहा था। रोहित ने सारे वेटर से कह दिया था कि वह खाना टेबल पर सजाकर वहां से चले जाएं ताकि वह अपनी फैमिली के साथ कुछ प्राइवेट पल बिता सकें। अनिका, आर्यन और रिया को एक साथ टेबल पर खाना खाते हुए देखकर खुश थी, मगर वह रोहित को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। रोहित किसी तरह अनिका के साथ कुछ बात करना चाहता था, मगर उसे कोई टॉपिक सूझ नहीं रहा था। तभी अचानक आर्यन को चम्मच से पास्ता खाते हुए देखकर रोहित ने अनिका से कहा, आर्यन के अंदर बदलाव देखकर मैं बहुत डर गया था। यहाँ तक कि मैंने तो साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट भी शुरू करवा दी थी। यह सुनकर आर्यन कुछ हैरान हो गया। आर्यन अपनी आंखें छोटी करके गुस्से से रोहित को देखने लगा। आर्यन अच्छी तरह जानता था कि रोहित किसी तरह अनिका के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था। आर्यन को लगा कि इसका मतलब यह नहीं था कि वह आर्यन को पागल ठहराने की कोशिश करे। रोहित की बात सुनकर अनिका भी हैरानी से रोहित को देखने लगी। तभी रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, जब रिया आर्यन बनकर मेरे साथ रहने आई तो अचानक ही मुझे लगा कि आर्यन के अंदर कोई साइकोलॉजिकल बदलाव आ गया है और मैंने एक साइकेट्रिस्ट को घर बुलाकर उसकी साइकोलॉजिकल टेस्ट करने कहा था। रोहित की बात सुनकर रिया की आंखों में चमक आ गई। रिया ने रोहित से पूछा, वाह डैड, आपने यह सब कुछ कब किया? रोहित ने एक के बाद एक वह सारे किस्से सुनाए। जब रोहित ने चुपके से रिया की साइकोलॉजिकल टेस्ट की थी और रिजल्ट बाहर आने पर डॉक्टर ने रोहित से कहा था कि दरअसल आर्यन के अंदर एक दूसरी छुपी हुई पर्सनैलिटी है जो अपने आप को लिटिल प्रिंसेस मानती है। यह बात सुनते ही अनिका और रिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। यह पहली बार था इतनी मीटिंग में जब रोहित ने अनिका को मुस्कुराते हुए देखा था। अनिका को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर रोहित का दिल जैसे पिघलने लगा। जो अनिका हमेशा ही गुमसुम रहती और जिस अनिका के चेहरे पर कभी एक्सट्रीम एक्सप्रेशंस नहीं आते, उसे मुस्कुराता हुआ देखकर रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास की दुनिया बिल्कुल थम सी गई थी। अनिका की खूबसूरती देखकर रोहित को यह महसूस हुआ कि वह अपनी सारी ज़िंदगी इसी तरह अनिका को मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। फिर रोहित ने रिया का एक और किस्सा सुनाते हुए कहा, आर्यन हमेशा से ही पढ़ाई में अच्छा था, मगर जब रिया मेरे साथ रहने आई तब मैंने नोटिस किया कि आर्यन का मन आजकल पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। तभी मैंने एक बार उसका होमवर्क चेक किया। रिया ने अपनी साइंस की बुक में जो जवाब लिखा था वह पढ़कर मैं आज भी कभी कभी अकेले में हंस पड़ता हूँ।
अनिका ने रोहित से पूछा। अच्छा, ऐसा क्या लिखा था रिया ने, ज़रा मैं भी तो जानूं। रोहित ने जवाब देते हुए कहा। क्वेश्चन में पूछा गया था कि पानी में रहने वाले 3 एनिमल्स का नाम बताइए। हमारी शरारती रिया ने लिखा था क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल की मम्मी और क्रोकोडाइल के पापा। रिया का यह जवाब सुनकर अनिका और आर्यन भी जोर जोर से हंसने लगे। नन्ही सी रिया ने अपने कंधे हवा में उछालते हुए कहा, मैंने क्या गलत लिखा था इसमें। अनिका जानती थी कि रिया की आईक्यू काफ़ी हाई थी, मगर अगर उसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो तो वह उस चीज़ में सिर्फ लॉजिक ढूंढकर उस सवाल का जवाब दे देती थी, और लॉजिकली रिया कभी भी रॉन्ग नहीं होती थी। अनिका ने नन्ही सी रिया को पकड़कर उसे चूम लिया। अपनी पूरी फैमिली को इस तरह हंसते मुस्कुराते हुए खाना खाते देखकर रोहित को आज ज़िंदगी में पहली बार ऐसा लगा था जैसे सचमुच उसने कोई बड़ी चीज़ अचीव कर ली थी। पलक झपकते ही कब 2 घंटे निकल गए यह किसी को पता नहीं चला। फिर पानी का ग्लास टेबल पर रखते हुए अनिका ने कहा, चलो अब बच्चों के सोने का टाइम हो गया है, हमें चलना चाहिए। रोहित को पता था कि उसकी फैमिली कुछ ही देर में बिछड़ने वाली है। रोहित की आंखों में मायूसी साफ नजर आने लगी थी। जैसे ही अनिका आर्यन को लेकर जाने लगी, नन्ही सी रिया रोहित की गोद में आकर बैठ गई और कहने लगी, वाह डैडी, आई हैड ग्रेट टाइम। रिया की पीठ थपथपाते हुए रोहित ने अनिका से कहा, क्या हम सब मिलकर अम्यूज़मेंट पार्क जा सकते हैं। रोहित के मुंह से यह बात निकलते ही नन्ही सी रिया ने अपने दोनों हाथ रोहित के गले में डालकर कहा, दिस इज़ ए ग्रेट आइडिया, बहुत मज़ा आएगा। वैसे तो अनिका को अम्यूज़मेंट पार्क जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर अनिका ने देखा था कि अभी अभी बच्चों को कुछ पल अपने मॉम और डैड के साथ बिताने में कितना मज़ा आया था। यह देखते हुए अनिका रोहित की प्रपोज़ल को मना नहीं कर सकी और हाँ में अपना सर हिलाकर वहाँ से चली गई। जब अनिका आर्यन को लेकर गुलेरिया हाउस पहुंची, तब लिविंग हॉल में नन्ही सी पिंकी रिया के लौटने का इंतज़ार कर रही थी। आर्यन को देखते ही पिंकी दौड़कर आर्यन के पास गई और उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, रिया कितनी देर कर दी तुमने, चलो हमारे सोने का टाइम हो गया है। इस घर में टाइम का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, वरना तुम्हें नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे। पिंकी की बात सुनकर आर्यन हैरान हो गया। इससे पहले कि आर्यन पिंकी को मना कर पाता, पिंकी आर्यन को लेकर एस्केलेटर पर चढ़ गई। अनिका ने भी आर्यन को फ्लाइंग किस देते हुए गुड नाइट कह दिया। आर्यन को ये बात नहीं पता थी कि रिया गुलेरिया हाउस में पिंकी के साथ बेडरूम शेयर करती थी। आर्यन पिंकी के साथ रूम नहीं शेयर करना चाहता था और वह जानता था कि अनिका इस वक्त यह बात भूल गई थी कि जिसे वह इस वक्त घर ले आई है वह उसकी बेटी नहीं बल्कि बेटा है। पिंकी के बेडरूम में पहुंचते ही आर्यन किसी तरह वहां से बच निकलने की तरकीब के बारे में सोचने लगा। तभी बेडरूम के दरवाजे से आवाज़ आई, तुम यहाँ नहीं सो सकती। जब नन्ही सी पिंकी और आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो बड़ी ही सख्त आवाज़ में शारदा ने आर्यन से कहा, सुना नहीं तुमने रिया, तुम यहाँ नहीं रह सकती। आर्यन को इस वक्त शारदा की यह बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी थी, क्योंकि वह खुद किसी तरह चाहता था कि वह इस कमरे से निकल जाए। इसलिए बिना किसी आर्ग्यूमेंट के आर्यन पिंकी के कमरे से बाहर निकलने लगा, मगर पिंकी ने आर्यन को रोकते हुए शारदा से कहा, मगर रिया यहाँ क्यों नहीं रह सकती। जवाब देते हुए शारदा ने कड़क आवाज़ में कहा, क्योंकि यह गुलेरिया परिवार का हिस्सा नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं रह सकती। शारदा की बात सुनते ही हैरान पिंकी ने आर्यन की ओर देखते हुए शारदा से पूछा, मगर रिया तो पिछली रात भी यहीं सोई थी, पापा ने खुद परमिशन दी है रिया को मेरे साथ रहने की। आकाश का नाम सुनते ही शारदा के चेहरे का गुस्सा अचानक ही पिघल गया। वह अच्छी तरह जानती थी कि करण गुलेरिया के बाद अगर गुलेरिया परिवार किसी की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था तो वह आकाश गुलेरिया ही था, और आकाश की कही बात को परिवार में कोई नहीं टाल सकता था। अपनी आवाज़ में थोड़ी सी नरमी लाते हुए शारदा ने पिंकी की ओर देखकर कहा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे बड़े अंकल करण साहब इस रिया की माँ से नफरत करते हैं।
रिया की मम्मी की वजह से करण साहब को बहुत दुख पहुंचा है। क्या तुम ऐसी लड़की के साथ रूम शेयर करोगी जिसकी मम्मी ने तुम्हारे बड़े चाचू और हमारी फैमिली के हेड को परेशान करके रखा हो? तुम्हारे बड़े चाचू तुमसे कितना प्यार करते हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम एक ऐसी औरत की बेटी के साथ दोस्ती बना रही हो जिसने उन्हें सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाया है, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। यह बात शारदा ने पिंकी से बहुत ही प्यार से कही थी, मगर जैसे ही शारदा की नज़र आर्यन पर पड़ी, शारदा ने अपनी आवाज़ में सख्ती लाते हुए कहा, चलो अब इस कमरे से तुम्हें निकलना होगा। अभी यह कमरा सिर्फ गुलेरिया परिवार के बच्चों के लिए है, तुम जैसे बच्चों के लिए नहीं। आर्यन के लिए इस कमरे में ना रुकने का लॉजिक सिर्फ इतना था कि आर्यन को बचपन से यह पता था कि बॉयज़ और गर्ल्स रूम शेयर नहीं कर सकते, और आर्यन के लिए सिर्फ यही लॉजिक काफ़ी था उस रूम से निकलने के लिए। आर्यन ने शारदा की ओर देखकर कहा, ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, चली जाती हूँ। अचानक ही पिंकी ने आर्यन का हाथ पकड़कर कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तुम्हें पता है, अगर तुम इस कमरे से चली गई तो लोग इसे तुम्हारी इंसल्ट समझेंगे, फिर तुम्हें कोई अपने साथ नहीं रखेगा। नन्ही सी पिंकी ने अपनी मम्मी नताशा की वह बातें सुनी थी जब नताशा आकाश के सामने उसे घर से ना निकालने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। नताशा आकाश से कह रही थी कि अगर आकाश ने उसे घर से निकाल दिया तो उसे कोई नहीं अपनाएगा, वह कहाँ जाएगी, उसकी बहुत बेइज्जती होगी। पिंकी को फिक्र थी कि रिया को भी उन सारी बातों का सामना करना पड़ेगा। अगर शारदा ने उसे पिंकी के रूम से निकाल दिया तो आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि वह किस तरह से पिंकी को हर्ट किए बिना कमरे से निकल जाए। तभी कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। तब शारदा ने मुड़कर देखा तो पिंकी के कमरे के बाहर आकाश गुलेरिया खड़ा था। थकान की वजह से आकाश की आंखें लाल थी। आकाश को देखते ही नन्ही सी पिंकी दौड़कर आकाश के पास गई और कहने लगी, देखिए ना, शारदा आंटी कह रही है कि आज रिया मेरे साथ नहीं रह सकती। आप कहिए ना उनसे कि आपने परमिशन दी है कि रिया मेरे साथ मेरे ही कमरे में रहे। पिंकी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए आकाश ने शारदा से कहा, क्या हुआ शारदा, मैंने ही परमिशन दी थी कि रिया और पिंकी साथ में ही रहे। यह कहते हुए आकाश की नज़र सामने खड़े आर्यन पर पड़ी। आर्यन को देखते ही आकाश को इस बात का एहसास हुआ कि आज नन्ही सी रिया कुछ बदली सी नज़र आ रही थी। आकाश अच्छी तरह से जानता था कि रोहित मारवा को एक बेटा भी था। अब जब उस नज़रिए से आकाश ने अपने सामने खड़े बच्चे को देखा, तब आकाश को इस बात का एहसास हुआ कि शायद सामने खड़ा बच्चा रिया नहीं बल्कि रोहित मारवा का बेटा था। अचानक ही अपनी बात बदलते हुए आकाश ने कहा, मगर पिंकी बेटा, मुझे नहीं लगता कि आज रिया यहाँ तुम्हारे कमरे में रुकना पसंद करेगी। नन्ही सी पिंकी की आंखें बड़ी हो गई। पिंकी ने बड़ी ही इनोसेंटली अपने पापा से पूछा, मगर ऐसा क्यों है? आकाश ने बात बनाते हुए पिंकी से कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि रिया आज अपनी मम्मा को बहुत मिस कर रही है, उसे आज अपनी मम्मा के साथ ही रहने दो। आकाश भूल गया कि यह बात सुनते ही नन्ही सी पिंकी उदास हो जाएगी। पिंकी ने सामने खड़े आर्यन की ओर देखा और पूछा, क्या तुम अपनी मम्मा को मिस कर रही हो रिया? आर्यन ने बिना सोचे हाँ में अपना सर हिला दिया। कमरे से बाहर निकलने का इससे अच्छा रास्ता तो आर्यन खुद भी नहीं सोच सकता था। आकाश की यह बात सुनते ही शारदा ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और उसे कमरे से बाहर ले जाने लगी। तभी नन्ही सी पिंकी ने दबी हुई आवाज़ में मायूस होकर आकाश से पूछा, तो अब रिया मेरे साथ वापस कब रहेगी? आकाश जानता था कि जब रिया वापस गुलेरिया हाउस में आ जाएगी तब पिंकी फिर से रिया के साथ रूम शेयर कर पाएगी। मगर बड़े ही प्यार से पिंकी को समझाते हुए आकाश ने कहा, जब तुम्हारी फ्रेंड रिया इस घर में कंफर्टेबल हो जाएगी तो वह फिर से तुम्हारे साथ रूम शेयर करेगी। ओके, नाउ गो टू स्लीप, गुड नाइट। आकाश काफ़ी थका हुआ लग रहा था। पिंकी को गुड नाइट कहने के बाद आकाश अपने कमरे की ओर चला गया। आकाश की इस बात से शारदा को ऐसा लगा कि आकाश भी नहीं चाहता था कि रिया पिंकी के साथ रूम शेयर करे। इसलिए शारदा के अंदर का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया था।
वह अब यह समझने लगी थी कि आकाश भी अनिका और उसकी बेटी से उतनी ही नफरत करता है जितना कि वह करती थी। आर्यन का हाथ पकड़कर शारदा उसे अनिका के कमरे की ओर ले जाने लगी। रास्ते में शारदा ने आर्यन का हाथ हल्का सा दबाते हुए आर्यन से कहा, तुम अपने आप को इन ऊंचे खानदान के बच्चों जैसा बिल्कुल मत समझना। तुम उनकी जगह कभी नहीं ले सकती। अगर तुम्हारी माँ ने रोहित मारवा के साथ शादी कर भी ली तो इतना याद रखना, रोहित मारवा की असली औलाद उसका बेटा ही रहेगा। तुम कभी भी उस खानदान में वो प्यार हासिल नहीं कर पाओगी जो रोहित मारवा के बेटे को मिलता है। इसलिए अभी से आदत डाल लो इन ऊंचे खानदान के बच्चों से दूर रहने की। और हमारे करण गुलेरिया सर तो बहुत दयालु हैं। घर आए एक पागल भिखारी को भी उन्होंने सहारा देकर घर में रख लिया है। तुम भी अपने आप को इसी तरह लकी समझो। शारदा की बातें आर्यन की समझ के बाहर थीं और ना ही आर्यन उन बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। आर्यन ने शारदा की बातें एक कान से सुनी थी और दूसरे कान से निकाल दी थी, मगर यह सारी बातें कॉरिडोर के दूसरे छोर पर खड़ी अनिका ने सुन ली थी। अनिका नाइट ड्रेस पहनकर आर्यन को गुड नाइट कहने ऊपर आ रही थी। वहीं कॉरिडोर के पास बने एक टेरेस गार्डन में नंदिनी वॉक ले रही थी। नंदिनी सिद्धार्थ गुलेरिया की गेमिंग एप्लीकेशन को लेकर काफ़ी टेंस थी। जब नंदिनी ने पिंकी के कमरे से आती हुई आवाज़ सुनी तब वह भी रुककर सब कुछ सुन रही थी। जैसे ही आर्यन की नज़र अनिका पर पड़ी, आर्यन दौड़कर अनिका के पास चला गया। शारदा ने जब अनिका को देखा तो बड़े ही एटीट्यूड से अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए मुंह बनाकर एस्केलेटर से नीचे चली गई। अनिका गुस्से से नीचे जा रही शारदा को देख रही थी। तभी अचानक पीछे से नंदिनी ने अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत देना। दरअसल वह करण अंकल की बहुत पुरानी वफादार है। वह लगभग करण अंकल को भगवान मानती है और इसलिए शायद तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव कर रही है। जब से करण अंकल की तबीयत बिगड़ी है तब से शारदा भी बहुत दुखी और मायूस रहती है। अब उसकी भी उम्र होने आई है। करण अंकल जब छोटे से थे तब से शारदा ने उन्हें संभाला था। करण अंकल भी उन्हें बहुत इज्जत देते हैं। अनिका को शारदा का बायोडाटा जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर जब नंदिनी को बाय कहने के लिए अनिका ने नंदिनी की आंखों में देखा तो नंदिनी की आंखें काफ़ी लाल लग रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। हालांकि अनिका उन लड़कियों में से नहीं थी जो किसी के प्राइवेट मामले में दखलंदाजी करें, मगर क्योंकि नंदिनी का स्वभाव काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, अनिका चाहती थी कि अगर हो सके तो उसकी कोई मदद करे। अनिका ने धीमी आवाज़ में नंदिनी से पूछा, क्या सब कुछ ठीक है? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? जवाब में नंदिनी ने अनिका से पूछा, क्या तुम किसी अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर को जानती हो जिसे हैकिंग भी आती हो? नंदिनी के मुंह से यह सवाल सुनते ही अनिका सरप्राइज हो गई। अनिका को पूरी बात समझाते हुए नंदिनी ने कहा, दरअसल सिद्धार्थ ने एक गेम एप्लीकेशन बनाई है जिसमें वायरस अटैक हुआ है, मगर पता नहीं लग पा रहा है कि आखिर उस वायरस को कैसे निकाला जाए। क्या तुम ऐसे किसी इंसान को जानती हो जो खुद भी एक हैकर हो और हैकर ने डाली हुई इस वायरस को निकालने की काबिलियत रखता हो? अनिका अच्छी तरह जानती थी कि राजलक्ष्मी का बॉयफ्रेंड निखिल एक बहुत ही स्मार्ट हैकर था। वह प्रोफेशनली हैकिंग नहीं करता था, मगर एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर बनाने में उसका दिमाग काफ़ी तेज़ था। कुछ सालों पहले निखिल ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी एस्टैब्लिश की थी, मगर लाइसेंसिंग ना मिलने की वजह से उसकी कंपनी पर बैन लग गया था और वह खुद भी काफ़ी बड़े कर्जे में डूब गया था। उस वक्त अनिका ने ही निखिल को फाइनेंशियल मदद की थी और उसे इस मुसीबत से बाहर निकाला था। आगे चलकर निखिल स्टूडेंट्स के लिए साइबर सिक्योरिटी का एक कोर्स भी डेवलप करना चाहता था जो अनिका फंड करने वाली थी, और इसी वजह से ही वह हैकिंग की पूरी तरह से लीगल ना कही जाने वाली टेक्नोलॉजिकल हेल्प कर देता था। जैसे गुलेरिया सिस्टम को हैक करके करण गुलेरिया और राजीव गुलेरिया की ट्रैवलिंग हिस्ट्री निकालना, गौतम गुलेरिया की फ़ोन को हैक करके उसके अकाउंट में डाले हुए पैसों को वापस अनिका के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। मगर अनिका यह बात भी अच्छी तरह जानती थी
कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी, इसकी आईटी डिपार्टमेंट भी काफ़ी बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और हैकिंग एक्सपर्ट्स की टीम हायर करती होगी। अनिका ने नंदनी से पूछा, क्या गुलेरिया कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट से तुमने बात की? निराश नंदनी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, हमने सबसे बेस्ट हैकिंग एक्सपर्ट की भी राय ली, मगर वह भी कुछ बता नहीं पा रहा है कि आखिर इस बग को कैसे दूर किया जाए। अगर तुम ऐसे किसी इंसान को जानती हो जो इस वक्त हमारी मदद कर सके तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर मैं फिर से व्योमा से मदद लेने जाऊंगी तो मुझे पता है कि मुझे आगे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। और इस बार सवाल सिर्फ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का नहीं है, बल्कि मेरे बेटे की सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात है। अनिका ने नंदनी से कहा, ठीक है, मैं एक लड़के को जानती हूँ, निखिल कोटी भास्कर बेंगलुरु में रहता है। मैं उससे कहूँगी, वह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। अनिका की बात सुनते ही नंदनी के चेहरे पर स्माइल आ गई। नंदनी ने अनिका से कहा, वैसे उसकी फ़ीस क्या होगी? अगर सिद्धार्थ पूछेंगे तो? अनिका ने नंदनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उसकी तुम चिंता मत करो। जो तुम एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर को सैलरी देते हो, वही सैलरी इस काम के बाद निखिल को फॉरवर्ड कर देना। यह बात सुनते ही नंदनी अनिका को थैंक्स कहकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही नंदनी ने देखा कि सिद्धार्थ एक कोने में अपने सर पर हाथ रखकर बैठा था। सिद्धार्थ के सामने लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ कोडिंग हो रही थी। नंदनी को कमरे में देखकर धीमी आवाज़ में सिद्धार्थ ने नंदनी से पूछा, क्या तुम व्योमा से मिल आई? नंदनी ने सिद्धार्थ से कहा, नहीं, मैं उससे नहीं मिली, मगर मैंने हमारे इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक हैकर ढूंढ लिया है जो हमारी मदद करेगा। नंदनी की इस बात पर इरिटेट होते हुए सिद्धार्थ ने कहा, तुम पागल हो गई हो? तुम जानती क्या हो इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में? अरे, हैकर की हिस्ट्री जाननी पड़ती है कि वह कितना काबिल है। यह किसी छोटे मोटे साइबर कैफे में बैठने वाले का काम नहीं है। नंदनी ने सिद्धार्थ की बात काटते हुए कहा, निखिल कोटी भास्कर नाम है उसका, बेंगलुरु में रहता है। तुम चाहो तो इंटरनेट के जरिए उसे सर्च कर सकते हो। नंदनी की बात सुनकर सिद्धार्थ हैरान रह गया। सिद्धार्थ हैरानी से लैपटॉप स्क्रीन पर हो रही कोडिंग की ओर देखने लगा। एक बात सिद्धार्थ और नंदनी दोनों नहीं जानते थे कि सिद्धार्थ के लैपटॉप से जब व्योमा ने वायरस को हटाने में सिद्धार्थ की मदद की थी, तभी व्योमा ने सिद्धार्थ के लैपटॉप को हैक कर लिया था और लैपटॉप के माइक्रोफोन से सिद्धार्थ के कमरे में होने वाली सारी बातें व्योमा अपने कमरे में अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर बड़े आराम से सुन रही थी। सिद्धार्थ गुलेरिया ने निखिल कोटी भास्कर का नाम इंटरनेट पर सर्च किया। सर्च रिजल्ट देखकर सिद्धार्थ और नंदनी दोनों हैरान रह गए। निखिल को पिछले कई सालों से लगातार कई हैकिंग और एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अवार्ड्स मिले थे। यह निखिल कोई आम बंदा नहीं था। यह बात सिद्धार्थ गुलेरिया अच्छी तरह समझ गया था। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में निखिल कोटी भास्कर एक बड़ा नाम था। इस नाम को देखते ही सिद्धार्थ गुलेरिया के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे अपनी गेम को बग फ्री करने की एक उम्मीद दिखाई देने लगी। सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए नंदनी ने सिद्धार्थ से पूछा, क्या लगता है तुम्हें, हमें इस निखिल को कांटेक्ट करना चाहिए? कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद सिद्धार्थ ने नंदनी से कहा, वैसे तो बंदा सही लग रहा है, मगर मुझे लगता है कि मुझे एक बार व्योमा को भी इसके बारे में पूछ लेना चाहिए। अगर यह निखिल इतना अच्छा है तो व्योमा ज़रूर उसे जानती होगी। इससे पहले कि नंदनी सिद्धार्थ की इस बात पर कुछ रिएक्ट करे, सिद्धार्थ अपने कमरे से बाहर निकल गया। व्योमा ने सिद्धार्थ और नंदनी के बीच की सारी बातें सुन ली थी। सिद्धार्थ व्योमा से मिलने आ रहा है, यह सुनते ही व्योमा ने अपने स्पीकर ऑफ कर दिए और जिस लैपटॉप से वह नंदनी और सिद्धार्थ गुलेरिया की बातें सुन रही थी उसे भी स्विच ऑफ कर दिया। कुछ ही देर में व्योमा के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। व्योमा अच्छी तरह जानती थी कि बाहर सिद्धार्थ गुलेरिया था, मगर दरवाज़ा खोलकर व्योमा ने अपने चेहरे पर सरप्राइज रिएक्शन लाते हुए कहा, अरे भैया, आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता। आपकी गेम एप्लीकेशन तो ठीक चल रही है ना? व्योमा के इस बात का जवाब ना देते हुए सिद्धार्थ ने व्योमा से पूछा, व्योमा, क्या तुम निखिल कोटी भास्कर नाम के किसी हैकर को जानती हो?
व्योमा ने कुछ देर सोचने की एक्टिंग की और फिर अचानक ही कुछ याद आया हो इस तरह सिद्धार्थ से कहा, निखिल कोटी भास्कर, वह तो साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। काफ़ी कंपनी उसे हायर करने के लिए पीछे पड़ी हैं, मगर वह थोड़ा अलग इंसान है। किसी के साथ बंधकर नहीं रहना चाहता, खुद कुछ बड़ा करना चाहता है। उसे हायर करना तो हमारे बस में नहीं। मैंने खुद उसे कितनी बार गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनीज में ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करना चाहा, मगर अच्छी से अच्छी सैलरी देने पर भी वह हमें ज्वाइन नहीं करना चाहता। हाँ, मैंने सुना है थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड बंदा है, किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करता। वैसे मैंने उसके साथ पर्सनली एक प्रोजेक्ट पर काम भी किया है, मगर यह नहीं कह सकते कि मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। मगर जितना भी मैंने सुना है या जाना है, मुझे लगता है बड़ा ही र्यूड बंदा है। आसानी से हाथ में आने वालों में से नहीं है वो। व्योमा की यह बात सुनते ही सिद्धार्थ के चेहरे पर फिर से मायूसी आने लगी। सिद्धार्थ ने दबी हुई आवाज़ में व्योमा को थैंक्स कहा और वहाँ से चला गया। सिद्धार्थ को जाते हुए देखकर वह हैरान रह गई। व्योमा ने सोचा था कि अगर वह निखिल कोटी भास्कर की एक ऐसी इमेज सिद्धार्थ के मन में तैयार करती है जिससे सिद्धार्थ को लगे कि निखिल उसका काम नहीं करेगा, तो मजबूरन सिद्धार्थ को अपनी बीवी और बच्चे से कहकर व्योमा से माफ़ी मंगवानी पड़ेगी और अपना काम करवाना पड़ेगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और सिद्धार्थ गुलेरिया मुड़कर अपने कमरे की ओर जाने लगा। व्योमा ने अपने एक हाथ से ज़ोर से अपने कमरे के दरवाजे पर दे मारा। अचानक इतनी ज़ोर की थी आवाज़ कि पूरे कॉरिडोर में गूंजने लगी। व्योमा ने जैसे ही सिद्धार्थ को अपने कमरे में जाते हुए देखा, व्योमा ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके फिर से अपने लैपटॉप को ऑन कर दिया और स्पीकर ऑन करके सिद्धार्थ गुलेरिया के कमरे में होने वाली बातें सुनने लगी। सिद्धार्थ गुलेरिया जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, नंदनी ने सिद्धार्थ से पूछा, क्या हमें इस निखिल कोटी भास्कर को कांटेक्ट करना चाहिए? व्योमा अपने कमरे में ध्यान से सिद्धार्थ गुलेरिया की बात सुन रही थी। कुछ देर शांत रहने के बाद स्पीकर से सिद्धार्थ गुलेरिया की आवाज़ आई, वैसे इस निखिल ने तुम्हारे पास काम करने के कितने पैसे मांगे हैं? नंदनी ने जवाब देते हुए कहा, मुझसे कहा गया है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को 1 महीने की जो तनख्वाह दी जाती है, काम पूरा होने के बाद इसे भी हम उतने ही रुपए दे दें। इस बात पर सिद्धार्थ गुलेरिया हैरान रह गया। उसने नंदनी से पूछा, इतना बड़ा आदमी इतने से पैसों के लिए हमारा इतना बड़ा काम क्यों करेगा? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे लगता है यह निखिल जिसका कांटेक्ट हमें मिला है वह कोई फेक आदमी है। अगर वह सचमुच वही निखिल कोटी भास्कर है जिसके बारे में इंटरनेट पर इतनी तारीफ़ें लिखी हैं, तो आखिर तुम्हें इतनी आसानी से मिल कहाँ से गया? नंदनी ने सिद्धार्थ की बात का सीधा सा जवाब देते हुए कहा, दरअसल मुझे निखिल का कांटेक्ट अनिका ने दिया है। अनिका का नाम सुनते ही सिद्धार्थ हैरानी से नंदनी को देखने लगा। वहाँ अपने कमरे में स्पीकर पर सारी बातें सुन रही व्योमा के चेहरे पर अचानक ही चमक आ गई। व्योमा को पता था कि अब ज़रूर सिद्धार्थ गुलेरिया नंदनी के साथ झगड़ पड़ेगा और अनिका को अपने बिजनेस से दूर रखने के लिए कहेगा। अनिका के साथ भी बदसलूकी करेगा। व्योमा अच्छी तरह सिद्धार्थ गुलेरिया का स्वभाव जानती थी। उसे पता था कि आग लग चुकी है, अब किसी भी वक्त हमला हो सकता था। तभी उसने स्पीकर पर सिद्धार्थ की आवाज़ सुनी। सिद्धार्थ ने नंदनी से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अनिका जैसी भोली भाली लड़की इस तरह के लोगों को जानती होगी? यह भी तो हो सकता है कि यह कोई फ्रॉड है। उसने अनिका को धोखे से अपने आप को निखिल कोटी भास्कर बताया हो। आखिर बेचारी अनिका को इन सब बातों के बारे में क्या पता होगा? अनिका के लिए इस तरह की बातें जब सिद्धार्थ ने कही तो नंदनी के होश उड़ गए। नंदनी को समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ गुलेरिया एक पल में इस तरह रंग कैसे बदल सकता था। अभी भी वह यह सब कुछ सोच ही रही थी कि सिद्धार्थ गुलेरिया ने फिर से बात पलटते हुए कहा, और फिर अनिका आखिर है कौन? एक छोटे से शहर से आई हुई लड़की। इतने बड़े बिजनेस में इंटरफेयर करने की उसे कोई ज़रूरत नहीं। सिद्धार्थ गुलेरिया की इस बात पर नंदनी ने इरिटेट होकर सिद्धार्थ से कहा, तुम कभी एक बात पर टिक क्यों नहीं सकते? कभी यह कहते हो कि कभी वह कहते हो। एक ही पल में कितने रंग बदलते हो तुम।
तुम मान क्यों नहीं लेते कि अनिका तुम्हारी बहन है? अरे खून का रिश्ता है तुम्हारा, जिसके लिए तुम्हारा दिल सालों से तरस रहा था, वह तुम्हारी बहन है। नंदिनी की बात सुनते ही सिद्धार्थ ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, नहीं, मेरी बहन वह नहीं, व्योमा है। हाँ, यह अलग बात है कि बचपन से लेकर आज तक हम दोनों में कभी भी वह प्यार भरा रिश्ता नहीं बन पाया जो आम भाई बहन में होता है। हर वक्त वह मुझसे दूर दूर रहने की कोशिश करती है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि कल आई हुई लड़की को मैं अपनी बहन मान लूँ। सिद्धार्थ गुलेरिया की यह बात जब व्योमा ने सुनी तो उसने राहत की सांस ली। फिर व्योमा की स्पीकर से सिद्धार्थ की आवाज़ आई, चलो ठीक है कि कहीं ना कहीं बायोलॉजिकली मेरा अनिका के साथ खून का रिश्ता है, तो ठीक है, मैं भी अपना फ़र्ज़ निभा लूँगा। देखना तुम, जब उसकी रोहित के साथ शादी होगी तो सारा शहर देखता रह जाएगा। ऐसी धूमधाम से विदाई होगी अनिका की गुलेरिया हाउस से कि सारा शहर देखता रह जाएगा। अनिका दुल्हन के लिबास में सजी होगी, पूरे गुलेरिया हाउस में सबसे महंगे फूलों की डेकोरेशन करवाऊंगा। जैसे ही अनिका हमारे बंगले से बाहर कदम रखेगी, हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करवाऊंगा। वह हंगामा होगा कि मारवा खानदान भी देखता रह जाएगा। सिद्धार्थ गुलेरिया की यह सारी बातें सुनकर उसके पास खड़ी नंदिनी के चेहरे पर स्माइल आ गई। नंदिनी जानती थी कि अनिका के आने के बाद कहीं ना कहीं सिद्धार्थ के मन में सालों से चुभ रही एक बहन की कमी कम होती नजर आने लगी थी। अपने कमरे में जब व्योमा ने सिद्धार्थ की यह सारी बातें सुनी, तब उसने अपने दोनों हाथों से अपना माथा पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सिद्धार्थ ने एक ही पल में व्योमा को पराया कर दिया था। जो सारे सपने सिद्धार्थ को व्योमा के लिए देखने चाहिए थे, वह सारे सपने वह अनिका के लिए देखने लगा था। व्योमा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की अनिका ने क्या जादू चला दिया था नंदिनी और सिद्धार्थ पर, जो दोनों उसके पीछे पागल बने घूमते हैं। वहाँ सिद्धार्थ के कमरे में नंदिनी ने सिद्धार्थ से कहा, अब इस निखिल का क्या करें? कैसे पता लगाएं कि यह फेक आदमी है या वही निखिल है जो हमारी मदद कर सकता है? सिद्धार्थ ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, चलो एक काम करो, एक चैटिंग ग्रुप बनाओ जिस पर मैं, तुम, वो निखिल और अनिका मेंबर्स हों। ग्रुप पर उसके साथ कुछ देर चैट करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि आखिर यह इंसान कौन है। नंदिनी ने अनिका को प्राइवेट मैसेज करके एक ग्रुप बनाने को कहा। कुछ ही देर में अनिका ने एक चैटिंग ग्रुप बना लिया जिस पर वह सिद्धार्थ और नंदिनी मेंबर्स थे। अनिका ने सबको एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया। उसके बाद सिद्धार्थ गुलेरिया ने नंदिनी से कहा, चलो अभी पता चल जाएगा कि यह आदमी फेक है। सिद्धार्थ गुलेरिया ने ग्रुप पर लिखा, मेरे एक गेमिंग एप्लीकेशन में कुछ बग्स की प्रॉब्लम्स हैं, क्या तुम सॉल्व कर सकते हो? निखिल ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, हाँ, मुझे कोड भेज दो। सिद्धार्थ ने जानबूझकर एक गलत कोड भेजा। कोड मिलने के कुछ ही सेकंड बाद निखिल का मैसेज आया, यह गलत कोड है, इस कोड की कोई एप्लीकेशन है ही नहीं। निखिल के इस जवाब से सिद्धार्थ सरप्राइज हो गया। नंदिनी ने मैसेज देखने के बाद सिद्धार्थ से पूछा, क्या यह सही आदमी है? सिद्धार्थ ने नंदिनी से कहा, रुको, अभी 2-3 सवाल और पूछने पड़ेंगे, तभी हम इस आदमी की असलियत जान पाएंगे। वहाँ निखिल समझ चुका था कि गलत कोड भेजकर सिद्धार्थ गुलेरिया उसे चेक करना चाहता था, मगर किसी तरह निखिल अनिका ने दिए हुए इस काम को पूरा करना चाहता था बिना कोई टाइम वेस्ट किए, क्योंकि यह करने के बाद अनिका ने निखिल पर जितने एहसान किए थे उन सब की भरपाई हो जाती। निखिल दरअसल स्वभाव से काफ़ी चंचल था। बिल्कुल यश की ही तरह निखिल भी कभी एक जगह पर बैठ नहीं पाता। उसे काम करने की हमेशा जल्दी रहती थी। बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता था क्योंकि बातचीत करना उसे टाइम वेस्ट लगता था। वह यह भी जानता था कि कहीं ऐसे कंपनी वाले होते थे जो काम करवाने के बाद पैसे नहीं दिया करते थे। इसलिए चैटिंग ग्रुप पर निखिल ने मैसेज भेजते हुए कहा, मैं आपको अभी एक कॉन्ट्रैक्ट भेजता हूँ, आप उस पर साइन कर दीजिए, मेरी फ़ीस होगी 2 लाख रुपए। यह मैसेज पढ़ते ही सिद्धार्थ गुलेरिया ने नंदिनी की ओर देखकर कहा, देखा, अगर सचमुच कोई बड़ा आदमी होता तो क्या इस तरह काम की बात करने से पहले एग्रीमेंट भेज देता?
और देखो सिर्फ 2 लाख मांग रहा है। इतने बड़े काम के लिए मुझे पक्का यकीन है कि यह कोई फ्रॉड है जो हमारी सारी बातें सुन रहा था। नंदनी को लगा कि अब ज़रूर सिद्धार्थ गुलेरिया अनिका के इंटेंशंस पर शक करेगा, मगर सिद्धार्थ ने नंदनी से कहा, मुझे लगता है यह आदमी अनिका को फंसा रहा है। अच्छा हुआ इसका सामना मुझसे हो गया। फ्यूचर में अनिका को कोई बड़ा धोखा ना दे, इसलिए हमें आज ही इसका असली चेहरा अनिका के सामने लाना होगा। तुम एक काम करो, 2 लाख रुपए अभी इसने दिए हुए अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर दो। मैं इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर भी भिजवा देता हूँ। नंदनी ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कहीं रिस्की तो नहीं होगा ना? सिद्धार्थ ने अपने लैपटॉप स्क्रीन पर देखते हुए कहा, सिर्फ रिस्क 2 लाख का है, मगर बात यहाँ गुलेरिया परिवार की बेटी के साथ फ्रॉड की है। ऐसे कैसे कोई बाहर वाला आकर गुलेरिया परिवार की बेटी को उल्लू बना देगा? हमें अनिका को प्रोटेक्ट करना होगा। सिद्धार्थ की बात नंदनी को भी सही लग रही थी। नंदनी ने दिए हुए अकाउंट नंबर पर 2 लाख रुपए भिजवा दिए। सिद्धार्थ गुलेरिया ने मैसेज टाइप करते हुए लिखा, मैंने एग्रीमेंट पर साइन करके तुम्हें कॉपी भिजवा दी है और पैसे भी ट्रांसफ़र हो गए हैं तुम्हारे अकाउंट में। क्या अब तुम काम शुरू कर सकते हो? मगर इसके बाद निखिल का कोई मैसेज नहीं आया। जब कुछ मिनट तक निखिल का कोई रिप्लाई नहीं आया, तब सिद्धार्थ ने फिर से मैसेज करते हुए लिखा, पैसे मिलते ही गायब हो गए। जब और 5 मिनट तक निखिल का कोई मैसेज नहीं आया, तो हैरान नंदनी सिद्धार्थ के साथ देखने लगी कि कंप्यूटर स्क्रीन की ओर लैपटॉप देखते हुए सिद्धार्थ ने कहा, कहीं इस फ्रॉड ने खुद अनिका भी शामिल तो नहीं है? जैसे ही सिद्धार्थ गुलेरिया ने अनिका के बारे में ऐसी बात कही, नंदनी ने सिद्धार्थ से कहा, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम बहुत टेंशन में हो, मगर इसका मतलब यह नहीं कि तुम बिना किसी प्रूफ के अनिका पर कोई भी इल्ज़ाम लगा दो। मेरा दिल कहता है अनिका ऐसी बिल्कुल नहीं है। नंदनी और सिद्धार्थ गुलेरिया हैरान परेशान होकर कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखने लगे। सिद्धार्थ गुलेरिया को पक्का यकीन हो गया था कि अनिका ने अभी अभी जिस किसी का नंबर दिया था वह आदमी फ्रॉड था, और उसके अकाउंट में पैसे आते ही उसने अब इनके साथ चैट करना बिल्कुल बंद कर दिया था। सिद्धार्थ गुलेरिया के दिमाग में एक बार यह बात भी आई कि अनिका ने ही इस आदमी के साथ मिलकर सिद्धार्थ गुलेरिया के साथ फ्रॉड किया था, मगर अपनी ही बातों पर पलटते हुए सिद्धार्थ गुलेरिया को दूसरे ही पल इस बात का एहसास हुआ कि अभी अभी यह पता चला था कि अनिका गुलेरिया भी गुलेरिया ख़ानदान की वारिस है, और अब प्रॉपर्टी पर अनिका का भी उतना ही हक होगा जितना आकाश और सिद्धार्थ का था। फिर ऐसी लड़की 2 लाख रुपए के लिए क्यों इस तरह का स्कैम करेगी? अब सिद्धार्थ गुलेरिया को इस बात का यकीन हो गया था, यह जय कोई भी लड़का था, वह अनिका को बेवकूफ़ बनाकर पैसे ऐंठना चाहता था। ग्रुप चैट पर मैसेज टाइप करते हुए सिद्धार्थ गुलेरिया ने अनिका को लिखा, देखा अनिका, यह आदमी फ्रॉड है और तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। मुझे पता नहीं है कि अब तक इसने तुमसे कितने पैसे ऐंठे हैं और फ्यूचर में इसके क्या प्लान हैं, मगर तुम्हें जल्दी से इस आदमी को ब्लॉक करना होगा। मैसेज टाइप करने के बाद सिद्धार्थ ने नंदनी से कहा, मुझे लगता है मुझे साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट कर देनी चाहिए। हो सकता है ऐसे लोग हमारे अकाउंट में से और पैसे भी निकलवा लें। आजकल ऐसा होना बहुत आम है। जैसे ही सिद्धार्थ ने नंदनी से यह सारी बातें कहीं, चैटिंग ग्रुप पर निखिल ने मैसेज किया जिसमें लिखा था, बातें करना बंद कीजिए। आपका लैपटॉप और आपके लैपटॉप के ज़रिए आप दोनों के फ़ोन किसी ने हैक किए हैं। जिस किसी ने यह किया है वह इस वक्त आपकी सारी बातें सुन रहा है। यह मैसेज पढ़ते ही सिद्धार्थ और नंदनी शॉक हो गए। इस मैसेज से नंदनी बहुत घबरा गई थी। बिल्कुल धीमी आवाज़ में नंदनी ने सिद्धार्थ से कहा, क्या हमारे कमरे में किसी ने कैमरा लगाए हैं? वह हमें देख सुन सकता है? अगर ऐसा है तो अब तक उसने क्या कुछ नहीं रिकॉर्ड किया होगा, और अगर उसने इसकी एक वीडियो टेप वायरल कर दी तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। एयर कंडीशन रूम होने के बावजूद नंदनी के माथे से पसीना टपकने लगा था। सिद्धार्थ ने नंदनी को चुप करवाते हुए धीमी आवाज़ में कहा, ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम जानती नहीं हमारे पूरे घर में इतनी सख्त सिक्योरिटी है। अरे कोई इस तरह हमारे कमरे में कैमरा रखकर जाए और हमारे सिक्योरिटी टीम को इसकी खबर भी ना हो,
ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर सिद्धार्थ की बातों से नंदिनी की टेंशन कम नहीं हो रही थी। नंदिनी ने धीमी और कांपती हुई आवाज़ में सिद्धार्थ से कहा, अगर वह आदमी हमारी सिक्योरिटी टीम के साथ मिला हुआ होगा तो? यह कहाँ फंस गए हम, मुझे बहुत डर लग रहा है। नंदिनी इस वक्त अपने नाइट गाउन में थी। नंदिनी के बिल्कुल पास खड़े होकर सिद्धार्थ बोलने लगा, तुम बेकार ही फिक्र कर रही हो। ये सब कुछ वह इसलिए कर रहा है ताकि हम टेंशन में आ जाएं, हमें डर लगने लगे और हम उसकी बातों पर विश्वास करने लगे। जब सिद्धार्थ गुलेरिया नंदिनी को यह कहकर दिलासा दे रहा था, तभी अपने दोनों हाथों से एक चादर सिद्धार्थ ने नंदिनी के शरीर पर लपेट दी। सिद्धार्थ गुलेरिया हमेशा ही कहता कुछ था और करता बिल्कुल उसका अपोजिट था। नंदिनी सिद्धार्थ की इस आदत से वाकिफ थी, मगर आज उसे सिद्धार्थ की इस आदत पर बहुत इरिटेशन हो रही थी। सिद्धार्थ के इस बर्ताव से नंदिनी का डर और भी बढ़ गया था। सिद्धार्थ ने डरी हुई नंदिनी से कहा, तुम डरो मत, बिल्कुल मत डरो, मैं छोड़ूंगा नहीं। यह जो कोई भी है, तुम जानती नहीं तुम्हारे पति की पावर कितनी है। तभी ग्रुप चैट पर फिर से निखिल ने मैसेज किया, देखो तुम्हारे कमरे में कोई कैमरा नहीं लगा है। जिसने भी तुम्हारे सिस्टम को हैक किया है वह सिर्फ तुम्हें सुन सकता है। अब नंदिनी और सिद्धार्थ यह मैसेज पढ़ते ही बिल्कुल खामोश हो गए। डर के मारे दोनों अपने कमरे में चारों ओर देखने लगे। नंदिनी ने सिद्धार्थ ने लपेटी हुई चादर को और कसकर बांध लिया। तभी सिद्धार्थ ने मैसेज टाइप करते हुए कहा, मगर यह कैसे हो सकता है कि कोई बाहर का आदमी हमारे इतने सिक्योर सिस्टम को हैक करे, और फिर तुम यह सब कैसे जानते हो? निखिल ने मैसेज में लिखा, क्योंकि अभी अभी तुम्हारी गेम से वायरस निकालने के लिए मैंने तुम्हारा कंप्यूटर हैक किया था, जिससे मुझे पता चला कि तुम्हारा कंप्यूटर तुम्हारे ईमेल के थ्रू तुम्हारे फ़ोन दोनों हैक किए गए हैं और माइक्रोफोन तुम्हारे तीनों डिवाइस इस पर ऑन कर दिया गया है। तुम जो भी बातें कर रहे हो वह कोई थर्ड पार्टी सुन रहे हैं। यह सारी बातें सुनकर सिद्धार्थ ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए नंदिनी से कहा, यह सब ड्रामा है, बकवास है। अब पक्का है कि यह आदमी फ्रॉड है। अरे ऐसे कैसे कोई हमारी इतनी सिक्योर सिस्टम हैक कर लेगा और हमारी आवाज़ सुनने लगेगा? सब बकवास है। यह आदमी क्या सोचता है सिद्धार्थ गुलेरिया को डराना इतना आसान है? तभी लैपटॉप के स्पीकर से एक रोबोटिक आवाज़ आई, अगर तुमने इसे मजाक समझा तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। यह आवाज़ सुनते ही सिद्धार्थ डर के मारे बिस्तर पर चढ़ गया। नंदिनी की चीख निकल गई। दोनों डर के मारे लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखने लगे। स्पीकर से आ रही आवाज़ रोबोटिक थी, इसलिए कहना मुश्किल था कि बात कौन कर रहा था। अब सिद्धार्थ गुलेरिया की आवाज़ में भी कॉन्फिडेंस कम होने लगा था। सिद्धार्थ ने कांपती हुई आवाज़ में नंदिनी से कहा, अगर यह सब कुछ उस अनिका ने किया है तो याद रखना, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। समझ कर क्या रखा है उस लड़की ने? सिस्टम तो इस बंदे ने ही हैक की है हमारी। मैं तो यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि चोर आकर मुझसे कह रहा है कि मेरे सिस्टम में एक चोर घुस आया है, तो कौन से चोर से मुझे ज़्यादा डरना चाहिए? उस चोर से जो अभी अभी आया है, या उस चोर से जो पहले से बैठा है? और आखिर एक चोर की बात पर विश्वास करके हम किसी चोर को चोर नहीं ठहरा सकते। नंदिनी ने सिद्धार्थ गुलेरिया पर जोर से पिलो फेंकते हुए कहा, अब चुप करो, तुम्हारी यह बातें तुम्हारे अलावा और कोई नहीं समझ सकता। सर आई मुसीबत के बारे में क्या करना है वह सोचो। जरा उसे पूछो कि वह कौन है और हमारे साथ ऐसे बातें कैसे कर सकता है। इससे पहले कि सिद्धार्थ गुलेरिया कुछ पूछता, लैपटॉप के स्पीकर से आवाज़ आई, आपकी सिक्योरिटी सिस्टम में जो फायरवॉल लगा था उसे किसी ने ब्रेक कर दिया है, जिसकी वजह से आपका लैपटॉप और आपके लैपटॉप के ज़रिए आप दोनों के फ़ोन किसी ने मॉनिटर किए हैं। फिर से अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए सिद्धार्थ गुलेरिया ने कहा, बकवास कर रहे हो तुम। कोई भी बाहर का आदमी हमारी सिस्टम इतनी आसानी से हैक नहीं कर सकता। तभी लैपटॉप के स्पीकर से आवाज़ आई, मगर कोई अंदर का आदमी तो यह कर सकता है। कोई फैमिली मेम्बर जिसके पास तुम्हारे सर्वर का एक्सेस हो, वह यह काम आसानी से कर सकता है। नंदिनी और सिद्धार्थ
हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। निखिल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए स्पीकर पर कहा, वैसे तुम्हारी गेमिंग एप्लीकेशन से मैंने सारे वायरस हटा दिए हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने एक नया सिस्टम भी अपडेट कर दिया है, जिसकी वजह से फ्यूचर में आने वाले बग अटैक से भी तुम्हारी यह गेमिंग एप्लीकेशन सिक्योर रहेगी। अभी सिद्धार्थ गुलेरिया निखिल से कहने वाला था कि वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, तभी सिद्धार्थ का फ़ोन बजने लगा। आईटी डिपार्टमेंट के हेड का कॉल था। जैसे ही सिद्धार्थ ने कॉल उठाया, आईटी डिपार्टमेंट के हेड ने कहा, सर हमारी गेमिंग एप्लीकेशन अब स्मूथली काम करने लगी है। लगता है उसमें से वायरस निकल चुका है। एप्लीकेशन काफ़ी स्मूथ हो गए हैं। हाँ, काफ़ी यूज़र्स हमारी गेम छोड़कर चले गए हैं, मगर आने वाले दिनों में आई एम श्योर इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ की वजह से हमें ज़्यादा डाउनलोड्स मिलेंगे। सिद्धार्थ गुलेरिया ने अभी अभी फ़ोन पर जो कुछ भी सुना था, उससे उस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ ने अपने लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखकर निखिल से पूछा, क्या सचमुच तुमने यह सब कुछ किया है? क्या सचमुच तुम ही निखिल कोटी भास्कर हो, जिसके बारे में इंटरनेट पर इतनी चर्चाएं हो रही हैं? निखिल ने स्पीकर पर जवाब देते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है यह काम किसी आईटी पास इंजीनियर का है? ऐसा काम कुछ ही मिनट में करने के लिए निखिल जैसा दिमाग होना बहुत ज़रूरी है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मेरे अलावा ऐसा काम इंडिया में तो और कोई नहीं कर सकता। निखिल के काम और उसकी बातों के कॉन्फिडेंस से अब सिद्धार्थ गुलेरिया को कुछ कुछ यकीन होने लगा था कि अनिका ने जिस निखिल का कांटेक्ट करवाया था वह एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है। मगर सिद्धार्थ अभी भी यह बात नहीं समझ पा रहा था कि आखिर अनिका जैसी सीधी सादी लड़की को निखिल कोटी भास्कर जैसे इंसान का कांटेक्ट कहाँ से मिला, और आखिर अनिका को ऐसे किसी आदमी की क्या ज़रूरत पड़ सकती थी। अभी सिद्धार्थ यह सब कुछ सोच ही रहा था कि नंदिनी ने सिद्धार्थ से धीमी आवाज़ में कहा, अरे अब ज़रा उससे पूछो तो सही, यह कौन है जो हमें मॉनिटर करने की कोशिश कर रहा है? वह कौन है जो हमारी सारी बातें सुन रहा है? इससे पहले कि सिद्धार्थ नंदिनी का पूछा हुआ सवाल निखिल से पूछता, निखिल ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, अभी पता लगाता हूँ। निखिल का जवाब आते ही सिद्धार्थ और नंदिनी दोनों बिल्कुल लैपटॉप स्क्रीन के पास आकर बैठ गए। नंदिनी और सिद्धार्थ लैपटॉप की अच्छी तरह चारों ओर से देखने लगे। सिद्धार्थ को अभी भी शक था कि जैसे किसी ने लैपटॉप के अंदर टाइम बॉम्ब प्लांट कर दिया हो। नंदिनी ने धीमी आवाज़ में सिद्धार्थ से पूछने लगी, तुम्हें क्या लगता है कौन होगा वो? क्या घर का कोई नौकर होगा, कोई सिक्योरिटी गार्ड, या घर का कोई ऐसा आदमी या औरत जिसे हमसे जलन हो? नंदिनी की यह बात सुनते ही सिद्धार्थ ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, मुझे लगता है यह काम ज़रूर घर में नई आई हुई उस लड़की अनिका का होगा। सिद्धार्थ की पीठ पर ज़ोर से हाथ मारते हुए नंदिनी ने कहा, सिद्ध, तुम पहले जाकर अपने दिमाग का इलाज कराओ। अरे यह कैसे हो सकता है कि जो चोरी करे वही हमारी मदद करने के लिए पुलिस को भी बुलाए? सिद्धार्थ ने फिर अपनी बात पलटते हुए कहा, हाँ, और वैसे भी उस भोली भाली मासूम लड़की को इन सब चीज़ों के बारे में क्या पता होगा? फिर कौन हो सकता है वो? नंदिनी ने लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखकर पूछा, क्या पता चला वह कौन है जो हमारे साथ ही यह कर रहा है, हमारे ही पीठ पीछे इतना बड़ा स्कैम कर रहा है? निखिल ने जवाब देते हुए कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की, मगर अचानक ही उसके सर्वर से आपके लैपटॉप का कनेक्शन टूट गया है। मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं पता लगाता हूँ। नंदिनी और सिद्धार्थ के पास इस वक्त निखिल की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। निखिल ने अभी अभी उनकी गेम एप्लीकेशन को वायरस फ्री किया था, और वो भी इतनी कम फीस में। नंदिनी ने लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखकर निखिल से कहा, थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है। तभी निखिल ने जवाब देते हुए कहा, थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए। निखिल के लिए यह 2 लाख की फीस मायने नहीं रखती थी। जो मायने रखते थे वह यह था कि अनिका ने उस पर कुछ सालों पहले जो एहसान किया था, वह एहसान चुकाने का उसे मौका मिला था। कुछ देर कीबोर्ड पर टाइप करने के बाद निखिल ने सिद्धार्थ से कहा,
आई एम वेरी क्लोज। कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगा कि वह इंसान कौन है जो आपको मॉनिटर कर रहा है। सिद्धार्थ गुलेरिया की सांसें तेज होने लगी थी। उसने सोच लिया था कि जैसे ही उस शख्स का पता चलेगा जो इस तरह से सर्वर को टैप करने की कोशिश कर रहा था, वह उसे पूरे खानदान के सामने बेनकाब कर देगा और उसे गुलेरिया हाउस से निकाल कर बाहर करेगा। अभी सिद्धार्थ गुलेरिया ये सब कुछ सोच ही रहा था कि उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। नॉक की आवाज़ सुनते ही सिद्धार्थ और नंदनी दोनों हैरान रह गए। नंदनी को घबराहट होने लगी। सिद्धार्थ ने उसे शांत करते हुए अपने पीछे रहने कहा। सिद्धार्थ धीरे धीरे अपने दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही सिद्धार्थ ने दरवाज़ा खोला, दरवाजे पर व्योमा को खड़ी देखकर हैरान रह गया। व्योमा काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। व्योमा अपने दोनों हाथ मसलते हुए सिद्धार्थ गुलेरिया से कहने लगी, सिद्धार्थ भैया, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है।